हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों हमारे रिवीजन क्वेश्चंस होंगे, जो कि उत्तराखंड के ही आपके सिलेबस पर आधारित हैं। और इन 200 प्रश्नों में से कई प्रश्न मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आपको डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ना है तो आप हमारी पोस्टमार्टम क्लासेज वाली सीरीज देख लीजिए। और आज ये हमारी दोस्तों एक रिवीजन वीडियो है, जिसमें हम 200 क्वेश्चंस को एक साथ जल्दी जल्दी कवर अप करते हुए चलेंगे। और ये प्रश्न आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आपको इस वीडियो में किसी प्रश्न में कोई भी गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे द्वारा अगर कोई भी गलती हुई होगी तो मैं आपको उसे कमेंट बॉक्स में पिनअप करके संशोधित कर दूंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रैक्टिस सेट के बैच से या ऑनलाइन कोर्स के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। वहां पर हमने उत्तराखंड की एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज डाली हुई है, जिसमें आपको 6000 प्लस उत्तराखंड के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो वहां से आप ऑनलाइन मोड में उन टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे कौन? के एल मेहता जी। के.एल. मेहता जी प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ई गार्डनर साहब थे। अगला प्रश्न है, कीर्तिचंद के आक्रमण किस परमारवंशी शासक से संबंधित है? तो कीर्तिचंद का आक्रमण अजय पाल से संबंधित है। कुमाऊं का प्रथम राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया वह था कीर्तिचंद, और गढ़वाल का पहला शासक या राजा जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था वह था कौन? अजय पाल। उत्तराखंड में चर्चित कौशिक समिति के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या था? तो उत्तराखंड में जो चर्चित थी कौशिक समिति, जिसकी स्थापना 1994 को होती है, उसके अध्यक्ष का पूरा नाम था क्या? रमाशंकर कौशिक। रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा 4 जनवरी 1994 को किया गया था। रैमजे इंटर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रैमजे इंटर कॉलेज दोस्तों हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। और रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1871 में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना होती है। कहीं कहीं किताबों में आपको 1870 भी मिलेगा, कहीं कहीं किताबों में 1867 भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी में 70-71 में इसकी स्थापना हुई थी। ओली ब्राह्मणों का समूह किसके द्वारा बनाया गया था? तो रुद्रचंद के द्वारा ओली ब्राह्मणों का समूह बनाया गया था। और ये ओली ब्राह्मण क्या होते थे? तो थाली बजाने, ओली पढ़ने पर थाली बजाने वाले ब्राह्मण हमारे ओली ब्राह्मण कहलाते थे। ओली कास्ट भी होती है, जो कि रुद्रचंद के द्वारा ही इनका समूह बनाया गया था। सरोला ब्राह्मणों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सरोला ब्राह्मणों की प्रथा दोस्तों अजयपाल के द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि सरोला ब्राह्मण सबसे पहले किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? अजयपाल के द्वारा नियुक्त किए गए थे। अष्टकोण व रजत मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो फतेहपति शाह के द्वारा अष्टकोण और रजत मुद्रा चलाई गई थी, फतेहपति शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है 8वां, पंचेश्वर स्थित चौमुह या फिर चौमुह मंदिर पशुरक्षक जो देवता के रूप में जिन्हें जाना जाता है, किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है क्या? चौमुह मंदिर या फिर चौमुह मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद के पंचेश्वर नामक स्थान में स्थित है। और इन्हें पशुरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है, चौमुह देवता या चौमुह देवता मंदिर, ठीक है। अगला प्रश्न है, बद्री विशाल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो बद्री विशाल पत्रिका हरिद्वार से प्रकाशित होती थी। 10वां प्रश्न है, ब्रह्मदेव मंडी जो कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की देन मानी गई है कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मदेव मंडी जो कि अंतिम कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की देन मानी गई है वह टनकपुर और नेपाल के मध्य में स्थित है। टनकपुर और नेपाल के मध्य में जो शारदा नदी वाला आसपास का क्षेत्र है, जो कि काली हमारी टनकपुर पे जाके शारदा कहलाती है, तो यहाँ जहाँ से आप महेंद्र नगर जाते हैं, ठीक है, तो वही क्षेत्र आपका ब्रह्मदेव मंडी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पे एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, अशोक चल के आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो अशोक चल के आक्रमण के समय कुमाऊं के राजा थे दोस्तों कौन? वीरचंद या फिर नानकी चंद। आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, वीरचंद या फिर नानकी चंद। और 1191 बयानी के आसपास में अशोक चल ने सबसे पहले कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो वीरचंद और नानकी चंद आपको दोनों ही याद रखने हैं, जो भी ऑप्शन में आएगा आप कर सकते हैं। प्राचीन काल में किस क्षेत्र को सीरा नाम से जाना जाता था? तो सीरा नाम से दोस्तों डीडी हाट को जाना जाता था, जो कि कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित। और प्राचीन काल में किससे सोड़ नाम से जाना जाता था? तो सोड़ नाम से पिथौरागढ़ को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मल्ल राजाओं द्वारा कुमाऊं को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो मल्ल राजाओं द्वारा कुमाऊं को पर्वत डोटी का देश कहकर संबोधित किया जाता है। पर्वत डोटी का देश या पर्वत डोटी का देश कहकर संबोधित किया जाता था। चंद वंश में डोटी नाम का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए होता है? तो चंद वंश में डोटी नाम का प्रयोग दोस्तों नेपाल क्षेत्र के लिए होता है। तो डोटी शासक कहते थे तो नेपाल के लिए डोटी का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कटकू नौला कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है क्या कटकू नौला। 16वां प्रश्न है, बालीचौड़ नामक स्थान जो चंद राजा भारती चंद से संबंधित है किस नदी के तट पर स्थित है?
तो बालीचौड़ नामक स्थान जो कि भारतीय नदी से संबंधित है, यह काली नदी के तट पर स्थित है। और ये बालीचौड़ नामक स्थान कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किसने किया था? तो अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किले का निर्माण दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। वहीं अल्मोड़ा स्थित तल्ला महल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो उद्योगचंद के द्वारा अल्मोड़ा में तल्ला महल किले का निर्माण किया गया था। ऊषा रोध गया तथा ययाति चरित्रम नाटक के लेखक कौन है? तो ऊषा रोध गया या रघुदया और ययाति चरित्रम नाटक पुस्तक के लेखक है या नाटक के लेखक कौन? रुद्रचंद। और रुद्रचंद को ही दोस्तों सबसे पहले नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। और नाटक काल या नाटक कला की शुरुआत करने का श्रेय किस चंद शासक को जाता है? रुद्रचंद को ही जाता है। बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद के द्वारा किस वर्ष कराया गया था? 1602 में बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मीचंद के द्वारा किया गया था। निर्माण या फिर जीर्णोद्धार आपको दोनों ही याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न आयोग के द्वारा भी पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था कि बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आयोग ने लक्ष्मीचंद ऑप्शन में दिया था और आंसर भी यही माना था। अगला प्रश्न है, जोशियाणी कांड किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो जोशियाणी कांड दोस्तों जयकृत शाह के शासनकाल में हुआ था या जयकीर्ति शाह के शासनकाल में हुआ था। और ये जोशियाणी कांड क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि हर्षदेव जोशी के आक्रमण के कारण जो गढ़वाल में लूटपाट हुई थी उसी को जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। 1785 के आसपास में हमारा यह कांड होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अखाड़ा पखाड़ा किसे कहते हैं? तो लोकोक्तियों को उत्तराखंड में अखाड़ा पखाड़ा कहकर संबोधित किया जाता है। किसे? लोकोक्तियों को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की विभूतियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक जी हमारी उत्तराखंड की विभूतियां नामक पुस्तक के लेखक हैं। 23वां प्रश्न है, उत्तराखंड दर्पण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो उधमसिंह नगर जनपद से हमारा उत्तराखंड दर्पण पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भीमताल स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा भीमताल स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। प्रश्न बन सकता है भीमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? भीमताल नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में खैनी कपिलनी या खैनी कपैनी कर का संबंध किससे था? तो उत्तराखंड में खैनी कपैनी कर का संबंध था कुली बेगार प्रथा से। किससे? कुली बेगार प्रथा से। अगला प्रश्न है, रणभूत नृत्य मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? तो टिहरी गढ़वाल जनपद में मुख्य रूप से रणभूत नृत्य या रणभूत कौतिक का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोन चकला दर्रा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो सोन चकला या सोंगचला दर्रा उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में कोई दर्रा कहाँ स्थित है? तो चमोली तिब्बत के मध्य में हमारा उत्तराखंड में कोई दर्रा स्थित है। उत्तराखंड में कालिंदी दर्रा कहाँ स्थित है? तो कालिंदी दर्रा भी दोस्तों चमोली तिब्बत के मध्य में ही स्थित है। आप कह सकते हैं चमोली और उत्तरकाशी के मध्य में भी स्थित माना जाता है कालिंदी दर्रे को। पाथर व पटाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो अल्मोड़ा को दोस्तों पटाल नगरी या पाथर नगरी, पीतल नगरी, ताम्र नगरी नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण पाथर व पटाल मुख्य रूप से अल्मोड़ा में पाए जाते हैं। हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? तो डी शर्मा जी को हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं की एक प्रसिद्ध पुस्तक है क्या? हिमालय के खस। पुस्तक भी किसने लिखी थी? डी शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। उत्तराखंड ज्ञानकोश एक समग्र अध्ययन पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई थी? यह भी डी शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी देवी कत्यूरी राजाओं द्वारा कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? तो कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में मां नंदा देवी को पूजा जाता था। किसे? नंदा देवी को। अगर आपको ऑप्शन में नंदा देवी नहीं मिलेगा तो कोट भ्रामरी देवी को भी आप सही कर सकते हैं। तो कौन सी देवी कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? मां नंदा देवी। और इन्हें कोट भ्रामरी देवी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना 6 जनवरी 2005 को की गई थी। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम। अगला प्रश्न है, राज्य में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद के कालागढ़ में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद के कालागढ़ में स्थित है क्या? वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 34वां प्रश्न है कि घोड़ाखाल नैनीताल जनपद में स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? किस चंद शासक के द्वारा कराया गया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया या चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना 12 फरवरी 2004 को की गई थी। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अल्मोड़ा और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 फरवरी 2004 को की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2013 में उत्तराखंड में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 2013 में।
अगला प्रश्न है, किस टिहरी रियासत के राजा को ब्रिटिश सरकार ने लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया था? तो लेफ्टिनेंट के ओहदे से दोस्तों किसे, नरेंद्र शाह को सम्मानित किया गया था, सर लेफ्टिनेंट इनसे, ठीक है। और सर KCSI CSI की उपाधि से किसे, कीर्तिचंद को सम्मानित किया गया था। तो लेफ्टिनेंट के ओहदे से किसे, नरेंद्र शाह को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, जंगबाजी, छोड़ो, रासों, झेलो, धी, तांदी, पौड़ाई, अंडे कांडे, गुडचा, ये प्रमुख नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी जनजाति से संबंधित नृत्य हैं दोस्तों। डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रासो झेलो नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी से। तो ये सभी नृत्य जो है, जंगबाजी, छोड़ो, रासो, झेलो, धी, तांदी, पौड़ाई, अंडे कांडे, घुड़चा, ये नृत्य किसके हैं? जौनसारी जनजाति के हैं। अगला प्रश्न है, खिचड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा खिचड़ी नृत्य किया जाता है, और यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य होता है क्या? खिचड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है, पौड़ा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो पौड़ा नृत्य दोस्तों भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और यह नृत्य शादी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है क्या? पौड़ा नृत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रिंग डांस नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जो गोली में किया जाता है रिंग डांस करके बोलते हैं, तो राजी जनजाति के द्वारा रिंग डांस नृत्य किया जाता है। इन सभी जनजातियों को जनजाति का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 1967 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, मांगल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, घोड़बड़ा, रणारात, विरासू आदि लोकगीत हैं के कौन सी जनजाति के दोस्तों? तो जौनसारी जनजाति के लोकगीत के रूप में जाने जाते हैं मांगल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, घोड़बड़ा, रणारात और विरासू। अगला प्रश्न है, तिमली जो कि एक सामाजिक गीत है, और तुबेरा जो कि रसिया ऐसा गीत है, बाजियो जो कि वीर रस प्रधान गीत है, किस जनजाति से संबंधित है? तो तिमली, तुबेरा और बाजियो गीतों का संबंध हमारा भोटिया जनजाति से माना जाता है। कौन सी जनजाति से दोस्तों? भोटिया जनजाति से इसका संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है, वासिक, बोठा, पांडव, पवासी किस जनजाति के पूज्य देवता माने जाते हैं? तो जौनसारी जनजाति के पूज्य देवता के रूप में वासिक, बोठा, पांडव, पवासी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खड़गाभूत, नगरियाई, कोरोदेव, कलवा, राकत, भूमिया किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? तो थारू जनजाति के पूज्य देवता हैं। कौन? खड़गाभूत, नगरियाई, कोरोदेव, कलवा, राकत, भूमिया। तो इसमें से आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न बन जाएगा। पूछ लेगा कि पांडव किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? जौनसारियों के। ऐसे पूछ लेगा खड़गाभूत किस जनजाति के लोक देवता हैं? तो ये हैं दोस्तों किसके? थारू जनजाति के। अगला प्रश्न है, भूमियाल, ग्वाला, बैगरहमचिम, हाथी पर्वत आदि पूज्य देव किस जनजाति से संबंधित माने जाते हैं? तो भोटिया जनजाति से संबंधित माने जाते हैं भूमियाल देवता, ग्वाला देवता, बैंग रैमचिम और हाथी पर्वत, ठीक है। अगला प्रश्न है, खेड़ी देवी, ज्वाल्पा देवी, हुलका देवी, साकरिया देवी, चामुंडा देवी किस जनजाति के पूजनीय देवी देवता हैं? तो बोक्सा जनजाति के पूज्य देवता के रूप में जाने जाते हैं क्या? खेड़ी, ज्वाल्पा, हुलका, साकरिया और चामुंडा देवी। काशीपुर में भी इनका मंदिर, चैती मेला भी बोक्सा जनजाति के ही एक प्रमुख त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाघ देवता यानी कि बागनाथ देवता, मलयनाथ देवता, गणनाथ देवता, सैमुखम देवता या सैम देवता, मल्लिकार्जुन देवता और छुरमल देवता आदि किसके आराध्य देव माने जाते हैं? तो ये सभी दोस्तों हमारे किसके? राजी जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। किसके? राजी जनजाति के आराध्य देव के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तिलु रौतेली के पिता का क्या नाम था? तो तिलु रौतेली के पिता का नाम क्या था? भूप सिंह गोला। भूप सिंह गोला जो कि थोकदार हुआ करते थे, ठीक है। तिलु रौतेली का संबंध किस चंद शासक से रहता है दोस्तों? तो बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। कौन? तिलु रौतेली, याद रखना आपको। और किस पवार शासक के समकालीन थे? तो वहां पर फतेहपति शाह और मानशाह, इन दो राजाओं के नाम हमें पहले ही देखने को मिलते हैं। तिलु रौतेली जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? 8 अगस्त को तिलु रौतेली जयंती मनाई जाती है। इनका घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली इनकी घोड़ी का नाम था, और तिलोत्तमा देवी इनका क्या था? मूल नाम हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि तिलु रौतेली की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी? तो पूर्वी नयार नदी के तट पर दोस्तों तिलु रौतेली की मृत्यु हुई थी। और तिलु रौतेली की मृत्यु को इतिहास में एक महाकलंक की घटना के रूप में भी बताया गया है, क्योंकि रामू रजवार ने एक नहाती हुई नग्न स्त्री का पीछे से चाकू गोप पर वध किया था। इसी कारण तिलु रौतेली की जो मृत्यु हुई पूर्वी नयार नदी के तट पर, इसे उत्तराखंड के इतिहास में एक महाकलंक घटना के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल अथवा धौल कहा जाता था? तो उद्योग चंद के द्वारा जो मंदिर बनाए गए थे उन्हें देवल या फिर धौल कहकर संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस चंद शासक के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्णकाल की संज्ञा दी है? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों किसके? जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके? जगत चंद के शासनकाल को। वहीं परमार वंश का स्वर्णकाल किसी के काल को कहा जाता है? तो फतेहपति शाह के कार्यकाल को परमार राजवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस चंद शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो जगत चंद की मृत्यु दोस्तों क्या? चेचक के कारण हुई थी। किसकी? जगत चंद की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस शासक ने कुमाऊं
और गढ़वाल दोनों पर राज किया था, या कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन करने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था, या एकमात्र शासक कौन था, वो था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह ने दोस्तों चंद राजवंश में प्रद्युम्न चंद के नाम से और परमार राजवंश में प्रद्युम्न शाह के नाम से भी शासन किया था। इसी कारण प्रद्युम्न शाह को या प्रद्युम्न चंद को उत्तराखंड के अंतिम शासक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल पर अपना शासन किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के घर घर में पूजे जाने वाला देवता जो कि चंद्रवंशी राजकुमार था कौन है? तो गंगनाथ देवता दोस्तों अल्मोड़ा के घर घर में पूजे जाने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गंगनाथ देवता का मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ से था, नेपाल से था, और अगर नेपाल ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको फिर अल्मोड़ा टिक करना पड़ेगा। वहीं गोलू देवता का मूल स्थान कहाँ से माना जाता है? चंपावत से माना जाता है। गंगनाथ को एक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। 56वां प्रश्न है, कुमाऊं में नाक के सिरे से लेकर सिर के ऊपर तक जो पिठियां या फिर रोली लगाई जाती है वह कहाँ की देन है? तो वो नेपाल की देन है। कुमाऊं की अधिकतर जो प्रथाएं हैं वह सभी नेपाल की देन मानी जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड में ऐपण प्रथा किस देश की देन है? तो नेपाल की देन है। ऐसे ही उत्तराखंड में कुछ भी जो हमारा कल्चरल है, गीत है, गायन है, नृत्य है, वह सभी किसी देश की देन है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो सभी नेपाल देश की देन मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, राई जाति की बहादुरी से प्रसिद्ध होकर या प्रसन्न होकर गोरखा राजाओं ने इन्हें किस उपाधि से विभूषित किया था? तो राई जाति की बहादुरी से प्रसन्न होकर गोरखा राजाओं ने इन्हें सुब्बा की उपाधि से विभूषित किया था। किसकी? सुब्बा की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न है, अशोक चल्ल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख किस तिथि का देखने को मिलता है? तो अशोक चल्ल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख हमें 1191 तिथि का देखने को मिलता है, 1191 ईस्वी का। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख हमें अशोक चल्ल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, सभासार की रचना किसके द्वारा की गई थी? सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1828 में सुदर्शन शाह के द्वारा सभासार की रचना की गई थी। और सुदर्शन शाह अपनी रचनाओं को किस नाम से लिखते थे? कवि सूरत नाम से लिखते थे, और ये इनका सभासार ग्रंथ था, 7 खंडों में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन? पाती राम जी। कौन? पाती राम जी। अगला प्रश्न है, परमार वंश के संस्थापक कनकपाल को किसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो परमार वंश के संस्थापक कौन है? कनकपाल। इन्हें अपना उत्तराधिकारी भानु प्रताप के द्वारा नियुक्त किया गया था। भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ में कराया था। फिर कनकपाल ने यहीं पर चांदपुर गढ़ी में एक नए वंश की नींव डाली, जिन्हें हम कहते हैं क्या? परमार वंश। अगला प्रश्न है, भगवान गणेश की नृत्य करती हुई मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चमोली के जोशीमठ से हमें भगवान गणेश की नृत्य करते हुई मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो भक्त दर्शन जी हैं गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहकर संबोधित किया गया है? तो सावरी ग्रंथ या सवारी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहकर संबोधित किया गया है। तो परमार वंश का आदि पुरुष कहेंगे तो कनकपाल को परमार राजवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। वही परमार राजवंश का आदिनाथ किसे कहा जाता है? तो अजयपाल को परमार राजवंश का आदिनाथ कहा जाता है। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री फोस्टर साहब हैं द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक। किस परमार शासक ने सिरमौर के डाकुओं का दमन किया था? तो फतेहपति शाह ने सिरमौर के डाकुओं का दमन किया था। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या था? तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम था सौम्यकाशी। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? यह था बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने दिनों की यात्रा होती है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों हमारी 40 दिनों की यात्रा मानी जाती है, जो कि दिल्ली से शुरू होकर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की ओर को जाती है, और जो कि तिब्बत में स्थित है, और 40 दिनों की यात्रा के रूप में जानी जाती है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? KMVNL कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में किस देवता को जाना जाता है? गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। वहीं कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में किस देवी को जाना जाता है? तो कोटगाड़ी देवी माता यानी कि भगवती माता, जिनका मंदिर हमारा पांखू में स्थित है, उन्हें कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में भी जाना जाता है। कहीं कहीं आपको जिया रानी भी मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपको कोटगाड़ी देवी माता, जो कि भगवती माता का मंदिर होता है, उससे कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे पुराना स्नातकोत्तर महाविद्यालय कौन सा था? तो उत्तराखंड का सबसे पुराना स्नातकोत्तर महाविद्यालय है JTR DAV PG कॉलेज देहरादून, DAV कॉलेज देहरादून। ठीक है। गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसे कहा गया? घनानंद खंडूरी को गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? तो वीर धामदेव के काल को या वीर धामदेव के कार्यकाल को कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है। और उत्तराखंड के इतिहास में किस राजवंश को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है? तो कत्यूरी काल को ही उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी जाती है। गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। और ये नीलकंठ पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जनरल डायर को गोली कब व किसके द्वारा मानी गई? तो उधम सिंह के द्वारा
जनरल डायर को गोली मारी गई कब? 13 मार्च 1940 को लंदन में। अगला प्रश्न है, पथिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो पथिक नामक पत्रिका के संपादक है कौन? जयानंद भारती जी, जिन्हें उत्तराखंड में ढोलापाल के आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। कौन? जयानंद भारती। अगला प्रश्न है, कप्पू चौहान को किस शासक ने पराजित किया था? तो अजय पाल ने क्या किया था? कप्पू चौहान को पराजित किया था। किसने? अजय पाल ने। ठीक है, और कप्पू चौहान किस गढ़ का शासक था? ऊपूगढ़ का शासक था, जिसे अजय पाल ने पराजित किया था, और अजय पाल ने ही इसकी मृत्यु भी कर दी, यानी कि इसकी हत्या भी कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो कुमाऊं में उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अल्मोड़ा को जाना जाता है, और गढ़वाल में उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पौड़ी गढ़वाल को जाना जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किस क्षेत्र को माना जाता है, तो अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बनबसा का प्राचीन नाम क्या था? तो बुक्षाण। बनबसा को प्राचीन समय में बुक्षाण कहकर संबोधित किया जाता था। मुंशियारी को तिक्सेन कहकर संबोधित किया जाता था। जसपुर को सहजगीर कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है, खटीमा को मगरपुर कहकर संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है, रम्माण लोकनाट्य उत्सव, जिसे 2009 में विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था, में कितने ताल होते हैं? तो रम्माण लोकनाट्य उत्सव में दोस्तों हमारे 18 ताल होते हैं, और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2009 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस मंदिर में देवी की मूर्ति के स्थान पर लिंग की पूजा होती है? तो भुवनेश्वरी देवी मंदिर या भुवनेश्वरी शक्तिपीठ, जो कि हमारा कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। इसी मंदिर में देवी की मूर्ति के स्थान पर लिंग की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। फ्रैंक सिडनी स्मिथ के द्वारा 1931 में इसकी खोज की गई थी, आरएल होल्सवर्थ के साथ में, और इनकी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर्स में इन्होंने फूलों की घाटी के बारे में बताया था। लेकिन प्रश्न क्या है कि दूसरी फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो चिनाब घाटी, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, उसे दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मंडला बुग्याल कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। क्या मंडला बुग्याल कहाँ? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल सेनापति इसने कर्णावती के साथ युद्ध लड़ा और पराजय के उपरांत दिल्ली में जाकर आत्महत्या की, कौन था? नवाजत खां, क्योंकि रानी कर्णावती ने नवाजत खां की पूरी सेना की नाक काट दी थी, इसी कारण रानी कर्णावती को नागकटी रानी या नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। और इनसे दिल्ली का कौन सा सेनापति पराजित हुआ था? नवाजत खां, जिसने दिल्ली में जाके हमारी आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वोत्तम रेशम व्यापार किसने किया था? तो इंद्रचंद के द्वारा उत्तराखंड में सर्वोत्तम रेशम व्यापार शुरू किया गया था, इंद्रचंद के द्वारा। ठीक है, और रेशम व्यापार में लगे बुनकरों को पटुआ, पटरावली या पटरंगावली कहकर संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बूढ़ी दीपावली कब से मनाई जाती है? तो दीपावली के 30 दिन बाद उत्तराखंड में बूढ़ी दीपावली को मनाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस बूढ़ी दीपावली को मनाने का मुख्य रीजन है महादेव सिंह भंडारी के विजय के उपरांत ही हमारी बूढ़ी दीपावली मनाई गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि व गोपीचंद किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो भर्तृहरि व गोपीचंद दोस्तों हमारे गोपीनाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके? गोपीनाथ संप्रदाय के। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ होते हैं? या बद्री विशाल या विशाल बद्री का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नरसिंह मंदिर, जो कि हमारा जोशीमठ में स्थित है, वहाँ पे भगवान बद्री विशाल या बद्रीनाथ के शीतकाल में पूजा अर्चना होती है। कहाँ पे? नरसिंह मंदिर, जोशीमठ। तो शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ होते हैं? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होते हैं। पंचम केदार के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, पंच केदार में पंचम केदार, सॉरी ये प्रथम केदार के रूप में किसे जाना जाता होगा? तो प्रथम केदार के रूप में केदारनाथ को जाना जाता है। वही पंचम केदार के रूप में दोस्तों किसे? कल्प केदार या कल्पेश्वर नाथ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेतस, हंस, उदक, अमृत व हवन कुंड किस केदार के पवित्र पंचकुंड के नाम से जाने जाते हैं? तो केदार खंड के पवित्र पंचकुंड के रूप में जाने जाता है। क्या? रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड, अमृत कुंड और हवन कुंड। प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड में रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड और अमृत कुंड कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमरनाथ की तरह किस जिले में भी बर्फ शिवलिंग या बर्फानी बाबा बर्फानी स्थित है? तो चमोली के टिम्मरसैंण नामक स्थान पर दोस्तों, जिसे हम कहते हैं क्या? टिम्मरसैंण गुफा। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ की तरह ही टिम्मरसैंण गुफा, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, यहाँ पर भी हमारे बर्फानी या बाबा बर्फानी शिवलिंग स्थित है। और अभी हाल ही में इसके ऊपर काफी मुद्दा गरमाया हुआ था। ऐसा कहा जा रहा था कि टिम्मरसैंण के लिए भी यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। तो अमरनाथ की तरह किस जिले में बर्फ शिवलिंग या बाबा बर्फानी स्थित है? तो टिम्मरसैंण गुफा, जो कि चमोली में पड़ती है, वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वीणेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, अल्मोड़ा में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अल्मोड़ा स्थित वीणेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, इसका निर्माण कल्याण चंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कल्याण चंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला या फिर फोर्ट मोरेरे के किले का निर्माण भी कल्याण चंद के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पशुओं के रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में पशुओं के रक्षक देवता के रूप में दोस्तों चौमू देवता या चमूह देवता को जाना जाता है।
और ये चौमू देवता है, चमू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? पंचेश्वर चंपावत जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, जालना या अल्मोड़ा कहाँ स्थित है? जालना अल्मोड़ा में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? तो फलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है क्या? जालना अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर जो कि उत्तराखंड, जो कि मंदिरों का समूह व पांचवा धाम भी कहलाता है, 124 मंदिरों के यह समूह किस नदी के तट पर स्थित है? तो जाट गंगा या फिर जाड़ गंगा नदी के तट पर स्थित है क्या? जागेश्वर, जिसे उत्तराखंड का पांचवा धाम नाम से भी जाना जाता है, 124 छोटे बड़े मंदिरों के समूह के रूप में भी इसे जाना जाता है, और यह जाट गंगा या जाड़ गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री व गंगोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं? तो अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते हैं। बंद कब होते हैं? भैया दूज के दिन। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में केदारनाथ और बद्रीनाथ भगवान मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं में केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? द्वाराहाट में स्थित है। कहाँ पे? द्वाराहाट में। वही केदारनाथ मंदिर एक्चुअलिटी में रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और बद्रीनाथ मंदिर हमारा कहाँ? चमोली जनपद में स्थित है। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि कुमाऊं में ये कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं में द्वाराहाट में यह स्थित है, और द्वाराहाट को दोस्तों उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी नाम से भी जाना जाता है। और गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर कहाँ स्थित है? यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदाल किसने दी थी? ललित सूर्यदेव, पद्मदेव और जगतपाल। देखिए, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किस कत्यूरी शासक ने दी थी? तो ललित सूर्यदेव ने भूमिदान दी थी बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण हेतु। ठीक है, या कहीं कहीं आपको पद्मदेव भी मिल जाएगा। और किस परमारवंशी शासक ने बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए या फिर वैष्णव मंदिरों के निर्माण के लिए भूमिदान में दी थी? उसका आंसर हो जाएगा क्या? जगतपाल। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये तीनों ही लिखा दिए हैं। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतिम व क्रूर शासक जिसके अत्याचारों के कारण उसके दासों ने उसकी हत्या कर दी, कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश तो नहीं दोस्तों, इसे हम कहेंगे कत्यूरी राजवंश। तो कत्यूरी राजवंश के अंतिम व क्रूर शासक जिसकी अत्याचारों से जनता ने परेशान होकर उसके दासों ने उसकी हत्या कर दी, कौन था? ब्रह्मदेव, या फिर इसे ही दोस्तों वीरमदेव नाम से भी जानते हैं। किसे? ब्रह्मदेव या फिर वीरमदेव। अगला प्रश्न है, परमार वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र किस राजा का प्राप्त हुआ है? वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो परमार राजवंश का सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र दोस्तों देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, जो कि हमारा क्या है? जगतपाल का ताम्रपत्र है। किसका? जगतपाल का ताम्रपत्र है। अगला प्रश्न है, अन्न की माप के लिए धूली पाथा का प्रचलन किस राजा के द्वारा किया गया था? तो अन्न की माप के लिए धूली पाथा का जो प्रचलन है दोस्तों, यह अजय पाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? धूली पाथा प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? वो अनाज को मापने के लिए या भूमि को अनाज की मापतोल करने के लिए, तो अजय पाल के द्वारा चलाई गई थी। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सुलेमान सिक्कों के साथ कौन कौन से दो चित्रकार गढ़वाल आए थे? तो सुलेमान सिक्कों के साथ दोस्तों हरदास और उसका बाप श्यामदास, श्यामदास और उसके पुत्र हरदास के आए थे। सुलेमान सिक्कों के साथ कहाँ आए थे? उत्तराखंड आए थे। सबसे पहले कहाँ आते हैं? चंद राजवंश के शासक बाज बहादुर चंद के दरबार में आते हैं। बाज बहादुर चंद इन्हें यहाँ से विस्थापित कर देता है, कहता है कि मैं शरण नहीं दे सकता हूँ, आप एक काम करो गढ़वाल चले जाओ। उसके बाद में इन्हें गढ़वाल के शासक पृथ्वीपति शाह संरक्षण देते हैं, और इसके बाद में शाहजहां हमारा क्या करता है? फिर औरंगजेब फिर हमारा यहाँ पे आक्रमण भी करता है। ठीक है, तो सुलेमान सिक्कों के साथ कौन कौन दो चित्रकार गढ़वाल आए थे? तो श्यामदास व उसका पुत्र हरदास आए थे। ठीक है, और पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड की ये बात है। मेदिनी शाह यहाँ पे देशद्रोहिता भी करता है, आपको लोगों ने पढ़ा होगा। और चित्रकारिता की शुरुआत भी दोस्तों श्यामदास और हरदास से ही मानी जाती है। फिर हरदास के आगे वंशज में ये एक मौलाराम होता है। ठीक है, मौलाराम के पिताजी का नाम मंगत राम। ठीक है, याद रखना आपको। कवि सूरत के नाम से कौन रचनाएं करते थे? तो सुदर्शन शाह कवि सूरत के नाम से रचनाएं करते थे। कौन? सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक ने मौलाराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया था? देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मुख्यतः 4 परमार शासकों ने मौलाराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया था। प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और फिर प्रद्युम्न शाह। सुदर्शन शाह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन शाह ने मौलाराम को संरक्षण प्रदान नहीं किया था, यानी कि मौलाराम इस टाइम पे इसके पहले तो था, लेकिन इसने इसको संरक्षण प्राप्त नहीं किया था, प्रदान नहीं किया था। चैतु और मानको को इसने संरक्षण प्रदान किया था। तो मौलाराम तोमर को कितने राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया? 4 राजाओं ने। ठीक है, ललितपति शाह, प्रदीप शाह जो कि पहला था, और अंतिम कौन था? प्रद्युम्न शाह। अगला प्रश्न है, किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने करी थी? तो किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी 2 लाख रुपए में। ठीक है, तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने? कीर्ति शाह ने की थी। कहाँ पे? टिहरी रियासत में। और टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना किसने की? तो नरेंद्र शाह ने टिहरी में 1920 में कृषि बैंक की स्थापना करी। तो ये 2 प्रश्न अलग अलग है दोस्तों। अगर आपसे पूछा है कि बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना, तो कीर्ति शाह करना है। अगर पूछा जाएगा कि कृषि बैंक की स्थापना किसने की, तो ये हो जाएगा आपका क्या? नरेंद्र शाह, 1920। अगला प्रश्न है, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड की किस घटना से रहा है? तो आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के तिलाड़ी कांड की घटना से रहा है, और इसी तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कब घटना घटित हुई? 30 मई 1930 को यह तिलाड़ी कांड या फिर रमाई कांड के नाम से हम जिसे जानते हैं, यह घटना घटित हुई थी। कब? 30 मई 1930 को। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल की स्थापना 1939 में
किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? तो प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नरेंद्र शाह के शासनकाल में की गई थी और प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में श्रीदेव सुमन को जाना जाता है। और इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना कब की थी दोस्तों? 1939 में इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना करी थी। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब करी थी? 1938 में इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी करी थी, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, 1743 से लेकर 45 में जब कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ तो उस समय कल्याण चंद्र फोर्थ की ने गढ़वाल के किस राजा से सहायता प्राप्त की थी? तो प्रदीप शाह से उन्हें सहायता प्रदान की थी। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दूनागिरी का युद्ध होता है 1743-44 में, किसके किसके मध्य में? रोहिलों के बीच में और कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त सेना के बीच में। तब भी हमारी कुमाऊं गढ़वाल की संयुक्त सेना हार जाती है। कुमाऊं का राजा उस टाइम पे होता है कौन? कल्याण चंद चतुर्थ, या कहीं कहीं आपको कल्याण चंद पंचम भी देखने को मिलेगा। और गढ़वाल का शासक होता है कौन? प्रदीप शाह। ये दोनों एक ही साथ युद्ध मिलकर लड़ते हैं, तब भी रोहिलों से हार जाते हैं, तो इसे दूनागिरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने करी थी? तो कवि सीयू के द्वारा कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, सैनिक शास्त्र जिसकी रचना रुद्रचंद के द्वारा की गई थी मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? तो सैनिक शास्त्र जिसकी रचना रुद्रचंद के द्वारा की गई थी यह मुख्यतः पक्षी आखेट कला के विषय पर आधारित है। किसके? पक्षी आखेट कला के विषय पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 1790 में गोरखाओं द्वारा महेंद्र चंद को किस युद्ध में पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार किया गया था? तो 1790 में गोरखाओं का कुमाऊं पर आक्रमण होता है और 1790 में ही दोस्तों अल्मोड़ा जनपद के हवलबाग नामक स्थान पे एक अंतिम निर्णायक युद्ध होता है जिसे हम हवलबाग का युद्ध कहते हैं। इसी युद्ध में हमारा चंद्र राजवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद पराजित हो जाता है और गोरखे यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और 1790 से लेकर 1815 तक फिर गोरखे हमारे कुमाऊं में शासन करते हैं। किस शासक ने आलमनगर या अल्मोड़ा की नींव रखी थी? तो भीष्मचंद के द्वारा अल्मोड़ा में खगमरा कोट या खगमरा का किला बनाया गया था और इसी किले के द्वारा भीष्मचंद ने आलमनगर या फिर अल्मोड़ा की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा स्थित किस किले को गोरखाकालीन किला माना जाता है? तो अल्मोड़ा स्थित नैथणा किले को गोरखाकालीन किला माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया? तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी 1840 में स्थानांतरित किया गया। कब? 1840 में। और ये नैथणा का किला कहां स्थित है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को कब स्वीकारा? तो नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को स्वीकारा दोस्तों कब? 4 मार्च 1816 को। संगौली की संधि कब हुई थी? 28 दिसंबर या 28 नवंबर भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। 28 नवंबर आप नोट करिएगा। वैसे 28 नवंबर 1815 को संगौली की संधि हुई थी। और इस संगौली नामक स्थान दोस्तों कहां पर स्थित है? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार में स्थित है संगौली नामक स्थान। 28 नवंबर 1815 को संगौली की संधि हुई थी ब्रिटिश के मध्य में और अंग्रेजों के मध्य में। कहीं कहीं आपको 2 दिसंबर 1815 भी देखने को मिलेगा, लेकिन नेपाल सरकार इस संधि को स्वीकार करती है कब? 4 मार्च 1816 को। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 को उत्तराखंड के किस स्थान के अतिरिक्त तिरंगा फहराया गया? ठीक है, तो टिहरी रियासत में दोस्तों हमारा तिरंगा नहीं फहराया गया, यानी कि झंडा सत्याग्रह नहीं हुआ। इसके अलावा हमारा हर जनपद में झंडा फहराया गया। मेनली कुमाऊं में अल्मोड़ा प्रसिद्ध था झंडा फहराने के लिए। तो किस स्थान पर अतिरिक्त तिरंगा फहराया गया या तिरंगा नहीं फहराया गया पूछा जाना चाहिए था। अतिरिक्त किस स्थान के अतिरिक्त तिरंगा फहराया गया? तो टिहरी रियासत के अतिरिक्त हर स्थान पर हमारा तिरंगा फहराया गया था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन है यह 1938 में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। बहुत सारे किताबों में दोस्तों ये भी है कि 1938 के श्रीनगर गढ़वाल स्थित अधिवेशन की अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा की गई थी। तो आप दोनों ही नोट कर लीजिएगा। श्रीनगर में गढ़वाल का या कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर भी दोस्तों ये एक हमारा अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी। लेकिन ओरली 1897 में सबसे पहले हमारे उत्तराखंड राज्य की मांग की जा चुकी थी। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि श्रीनगर गढ़वाल स्थित कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1938 के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने करी थी कांग्रेस की? तो प्रताप सिंह नेगी और जवाहरलाल नेहरू, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिंगाली गढ़वाल राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंगाली में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना दोस्तों सदानंद कुकरेती जी के द्वारा की थी। किसके? सदानंद कुकरेती जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ताड़ीखेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना भागीरथ पांडे जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भागीरथ पांडे जी के द्वारा की गई थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम 120 क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा काम पड़ गया है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले की अदर क्लासेस नहीं देखी हुई है तो उन क्लासेस को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और ये सीरीज दोस्तों कैसी है आप जरूर बताइएगा। रिवीजन के फॉर्मेट के रूप में आप लोगों का भी इसमें एक अच्छा खासा रिवीजन हो जा रहा होगा। धन्यवाद।